हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एजुकेशनल प्लेटफॉर्म एंड वो कोचिंग क्लास है। तो कैसे आप लोग फिलहाल अच्छे होंगे, मस्ती में होंगे, अपनी पढ़ाई को बिंदास तरीके से कर रहे होंगे स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, जैसा कि हम जानते हैं हमारे छोटे इस चैनल के माध्यम से क्लास 10th वाले बच्चों की यूपी बोर्ड की प्रिपरेशन कराई जा रही है, ठीक उसी के लिए मैं लेकर आ चुका हूँ छोटा सा सेशन। तो भैया जो बच्चे 2024-25 की प्रिपरेशन कर रहे थे उनका बोर्ड एग्जाम हो गया, हमने पहले भी सेशन बता चुके हैं। और वो बच्चे अब रिजल्ट की तैयारी कर रहे होंगे, यानी रिजल्ट के इंतजार कर रहे होंगे, ठीक है। तो भैया हम बात करने वाले हैं इस सेशन के माध्यम से 2025-26, क्योंकि 24-25 की प्रिपरेशन हो चुकी है, अब बात करेंगे 25-26 के। तो जो बच्चे क्लास 9th से 10th में गए, 9th से 10th में जाने वाले हैं, गए हैं, पहुंच चुके हैं, तो वो लोग हमारे इस छोटे से चैनल से जुड़ जाएं और इस चैनल के माध्यम से हम 2025 या 26 बोर्ड एग्जाम की क्लास 10 की बहुत अच्छी प्रिपरेशन करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे क्लास 10 की तैयारी, ठीक। तो इसमें देखिए हम लेकर आए ये सेशन में क्लास 10 का मैथ। तो देखिए मैथ में पहले हम आज बात करने वाले, जैसे हमने अगले सेशन में हिंदी के सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट के बारे में बात किया था, तो हिंदी के जितने भी क्या क्या टॉपिक थे, कौन कौन चैप्टर थे, सारा हमने डिस्कस किया था। उसी के लिए एक सेशन में, इस छोटे से सेशन में आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि मैथ के कौन कौन चैप्टर रहने वाले हैं हमारे क्लास 10 वाले बच्चों के लिए। तो देखिए पहला चैप्टर हम बात करते हैं वास्तविक संख्या। वहां क्लास 9 में हम क्लास 9 को क्लास 10 से एकदम लिंक करके पढ़ेंगे, क्योंकि भैया किसी भी टॉपिक को अगर लिंक करके पढ़ो तो अच्छे से तैयारी होती है, क्योंकि हम इसको करेंगे लिंक क्लास 9 से। तो हम क्लास 9 में पढ़ के आए हैं संख्या पद्धति। क्या पढ़ के आए हैं? संख्या पद्धति। तो भैया अगर संख्या पद्धति अगर आप लोगों ने पढ़ के आया अच्छे से, तो यहाँ हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्या। कोई अलग रहे, जो वहां पढ़ा वही चीज यहाँ है, ठीक। तो इसमें हमको कुछ नहीं, हम जब एक एक चैप्टर आपका ये पूरा, यहाँ पे हम बुक की बात करें तो कौन सी बुक को हम लेकर चल रहे हैं? डॉक्टर मनोहर रे, ठीक। तो हम इसी बुक को लेकर चलेंगे। इसके जितने भी एक्सरसाइज हैं, अगर आपके पास ये प्रकाशन की बुक नहीं है तो इसको ले लीजिएगा, और ये प्रकाशन एनसीईआरटी प्लस डॉक्टर मनोहर रे, ठीक। तो इसको हम लेकर चलेंगे और इसमें हम बात करते हैं वास्तविक संख्या। नंबर 1 पहला चैप्टर वास्तविक संख्या, आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा होगा संख्या पद्धति। अगर वो आ रहा है तो इसमें कर लोगे। इसमें कुछ नहीं है, एचसीएफ। अब देखिए क्या चैप्टर में कौन कौन टॉपिक रहने वाले हैं, ठीक, इसी में डिस्कस करें। एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करना, क्या है? एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। इस पे एक फार्मूला आता है, उसको ज्ञात करना। √3 √2 अपरिमेय संख्या सिद्ध करना, और संख्या के बारे में कौन सी संख्या होती है इसको डिस्कस करेंगे। उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना चैप्टर में। यानी पहला चैप्टर 5 नंबर का आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। एचसीएफ एलसीएम पढ़ना है, पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या, एचसीएफ गुणित एलसीएम, ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ना है। √3 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, √2 अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। इसके अलावा आपके सिलेबस में क्लास 10 के टॉपिक में पहले चैप्टर से कुछ नहीं है, ठीक। उसके बाद करते हैं अगला हमारा यूनिट आता है बीजगणित। अगला यूनिट हमारा आता है बीजगणित। भैया देखिएगा, अलजेब्रिक यूनिट मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है, और भैया यहां से 18 नंबर आपके क्लियर होने वाले। जो बच्चा ये यूनिट छोड़ के जाएगा उसके भैया मैथ में फिर दिक्कत होगी, ठीक। तो यहाँ हमारे कितने चैप्टर है? बहुपद है, यहाँ लिखे ना, देखिए बहुपद, दो चर वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, समांतर श्रेणी। तो यहाँ हम लिखे चाहे ना लिखे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से 18 नंबर क्लियर होने वाले हैं। तो देखिए इसमें किस प्रकार का क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो हम बता रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने बहुपद बहुत अच्छे से क्लास 9 में पढ़ा होगा। अगर आप लोग क्लास 9 का बहुपद आता, क्योंकि इतना जितना डीप से क्लास 9 में बहुपद पढ़ाया गया है उतना यहाँ नहीं है। यहाँ सिर्फ आपको पढ़ना है, देखो वहां आप लोगों के लिए त्रिघात बहुपद था, द्विघात बहुपद था, यहाँ भी द्विघात बहुपद है। यहाँ पढ़ेंगे बहुपद में, ध्यान से देखिएगा, बहुपद में हमको पढ़ना अल्फा प्लस बीटा वाला फॉर्मूला इज इक्वल टू -b/a, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है c/a, ये वाला फॉर्मूला पढ़ना है। हम सब पढ़ाएंगे, डिटेल में पढ़ाएंगे, एक क्वेश्चन कराएंगे, कोई दिक्कत होने वाली नहीं, खाली आप देखिए बस। उसके बाद अगला चैप्टर है हाँ शून्य ज्ञात करना, ठीक। सत्यता की जांच सब बताएंगे इसी में। अगला दो चर वाले रैखिक समीकरण, क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण 18 नंबर यहीं से क्लियर होंगे। इसमें क्या है? विलोपन विधि। देखो दो चर वाले रैखिक समीकरण कौन से होते हैं? जैसे x + y इज इक्वल टू 4, x - y इज इक्वल टू 5। ये दो चर है ना, इसमें चर अल्फाबेट XYZ ABCD जो होते हैं वही चर कहते हैं। दो चर है इसमें x और y, ये दो चर वाली रैखिक समीकरण है, इसे ही कहते हैं दो चर वाली रैखिक समीकरण। इनको हल करने की विधियां, नंबर 1 है विधियां, क्या है हल करने की विधियां? नंबर 1 विलोपन विधि है, क्या है? विलोपन विधि। नंबर 2 है प्रतिस्थापन विधि। नंबर 1 विलोपन विधि, नंबर 2 प्रतिस्थापन विधि। इसके अलावा आपका कुछ नहीं है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। हल करने की विधियां है, यानी दो चर रैखिक समीकरण को हल करने की विधियां। उस पे शाब्दिक प्रश्न आएंगे। शाब्दिक प्रश्न कैसे होते हैं? जैसे आपके शाब्दिक प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे चाल संबंधी, मेंसुरेशन संबंधी, उसके बाद रहते हैं, ठीक, आयु संबंधी, भिन्न संबंधी। तो इस प्रकार के शाब्दिक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये चैप्टर आपका यहाँ से क्लियर होने वाला है। इसके अलावा उसके बाद कर द्विघात समीकरण।
इधर देखिए बीजगणित में एक चैप्टर है द्विघात समीकरण, यहाँ देख लीजिए। ठीक, दो चर वाले रैखिक समीकरण बहुपद हो गए, यहाँ पढ़ना आपको शून्य ज्ञात करना। ठीक, सत्यता की जांच, वही अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपान ए, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपान ए। ठीक, इसको चेक करना हम बताएंगे। ठीक, दो चर वाले रैखिक समीकरण, यहाँ पे शाब्दिक प्रश्न रहने वाले हैं, हल करने की विधियां है, विलोपन और प्रतिस्थापन, इसके अलावा कुछ नहीं। द्विघात समीकरण में बात करें तो यहाँ आपका पढ़ना है। ठीक, यहाँ आपको पढ़ना है द्विघात समीकरण क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी मानक समीकरण है। ठीक, इज इक्वल टू 0, ये समीकरण है मानक, इसको हल करने की विधियां हैं। विधि एक आता है गुणनखंड विधि, आप लोग क्लास 9 से पढ़ के आए हैं। और ठीक, नंबर 1 क्या है, गुणनखंड विधि। उसके बाद नंबर 2 हमारे पास है नंबर 1 गुणनखंड विधि। ठीक, उसके बाद दूसरा नंबर बात किया जाए तो हमारे पास श्रीधराचार्य फार्मूला होता है, श्रीधराचार्य वाला। ठीक, छोटा छोटा लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक, तो नंबर 1 क्या होता है, गुणनखंड विधि। ठीक, द्विघात समीकरण को सॉल्व करने की दो विधियां, गुणनखंड विधि और श्रीधराचार्य विधि, ये दोनों हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है, देखिए शाब्दिक प्रश्न इसमें भी पूछे जाएंगे, यहाँ पे पूछे जाएंगे शाब्दिक प्रश्न। क्या है, शाब्दिक प्रश्न। तो आप लोग शाब्दिक प्रश्न तैयार करके जाइएगा, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन अगर नहीं कर पाते हैं तो भैया दिक्कत होगी, क्योंकि क्लास 9 और 10th में सबसे ज्यादा अगर कुछ बात की जाए तो वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है। जो बच्चे वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन बना ले रहे हैं मैथ के, तो उसके लिए समझिए मैथ बहुत इजी होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें भी सब हर चैप्टर में वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद समानांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी में आपको कुछ नहीं, अनुभव पद ज्ञात करना है। ठीक, और अनुभव पद ज्ञात करना है। सार्वंतर क्या होता है, वो प्रथम पद क्या होता है, एज इक्वल टू, यानी चैप्टर जब पढ़ाएंगे तो चैप्टर हम सारा डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद करते हैं अनुभव पद ज्ञात करना है, यानी पदों का योग होता है। ठीक, तो अनुभव पद ज्ञात करने का फॉर्मूला है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आप फॉर्मूला बताएंगे जब चैप्टर लेकर आएंगे, सारा चैप्टर डिस्कस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप रुके रहिए। बस जो बच्चे क्लास 9th वाले हैं, जो 10th में जा रहे हैं, जाने वाले हैं या पहुंच चुके हैं, वो बस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें और हमारे छोटे से चैनल के माध्यम से जुड़ जाएं, क्योंकि उनके यूपी बोर्ड की प्रिपरेशन हम कराएंगे इस छोटे से चैनल के माध्यम से। ठीक, तो देखिए हमारे पास भी अगला चैप्टर आता है त्रिभुज। यहाँ पे आपको त्रिभुज में क्या है, थेल्स प्रमेय है। क्या है, थेल्स प्रमेय पढ़ना, थेल्स का विलोम प्रमेय पढ़ना है, बस उसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक, तो इसके अलावा त्रिभुज और ये वृत्त है, इसको अलग कीजिए थोड़ा देर के लिए। उसके बाद कहते हैं निर्देशांक ज्यामिति, यहाँ भी दूरी वाला फॉर्मूला है। तो हम बता रहे कहा क्या क्या, बहुत छोटे छोटे टॉपिक है, ज्यादा कुछ नहीं, इस पे क्वेश्चन करना, प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस हम कराएंगे इसी छोटे से चैनल के माध्यम से। निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति में दूरी वाला फॉर्मूला है, यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना रहता है। उसके लिए क्या फॉर्मूला है, तो हम बताएंगे x2 - x1 प्लस अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, उसके अलावा कोई नहीं। ठीक, और मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है, मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने वाला फॉर्मूला आता है x1 + x2/2। ठीक, ये तो ऊपर ऊपर बता रहे हैं, अभी अंदर जाएंगे। ठीक है, पहले ऊपर ऊपर देख लीजिए, कुछ जिसके लिए समझ में नहीं आ रहा बताइए। y1 + y2 ये वाला फॉर्मूला ज्ञात करना रहता है। उसके बाद आता है कि मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करा जाते हैं। ठीक, तो उसके लिए अब देखेंगे बाह्यता विभाजन, अंतः विभाजन वाले फॉर्मूला आते हैं, mx + mx ये वाला फॉर्मूला। ठीक, तो हम बात करेंगे आगे, आप लोगों के पास किताब नहीं तो पढ़ के देख लीजिए, किताब देखिए, वहां पर सबको मिल जाएगा। ठीक, फॉर्मूला देख लीजिए। उसके बाद कहते हैं त्रिकोणमिति, मोस्ट, जिस बच्चे को, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको त्रिकोणमिति यूनिट बहुत कम समझ में आता है। ठीक है, त्रिकोणमिति यूनिट भैया बात करें तो कुछ बच्चों को समझ में आ जाता है, क्योंकि आप लोगों को पहले पढ़ के नहीं आते हैं त्रिकोणमिति। यहाँ क्लास 9th में, 10th में जो होता है बहुत ही मतलब मिलता है भी बहुत आगे। ठीक, यानी जो क्लास 10th में ये आपको डायरेक्ट क्लास 10th में मिलता है, इसलिए कुछ बच्चों को बहुत कठिन लगता है। तो कुछ कठिन नहीं, अगर आप लोगों के लिए अगर थोड़ा समझ में आ रहा है तो बहुत इजी चैप्टर है त्रिकोणमिति। तो यहाँ आपको sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, या त्रिकोणमिति अनुप्रयोग की जो त्रिकोणमिति अनुपात है इनके बारे में पढ़ना रहता है। यहाँ पे फार्मूला रहता है, तो इनके अनुपात निकलवाए जाते हैं। sin थीटा तो cos थीटा के मान ज्ञात कीजिए लंब बटे कर्ण, यानी वाले फॉर्मूला से। उसके बाद करते हैं एक इसके कुछ अनुप्रयोग आते हैं, 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा, 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos। तो इसी प्रकार के आपके कुछ फार्मूले रहते हैं, उस पर आधारित क्वेश्चन रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। sin 2 थीटा इक्वल टू cos 2, ठीक, 2 sin थीटा इनटू cos थीटा, cos 2 थीटा इक्वल टू cos 2 cos स्क्वायर थीटा -1 1 -2 sin स्क्वायर थीटा। तो सारे जितने भी फार्मूले हैं, इस फार्मूले पर क्वेश्चन रहते हैं, इनको सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक, बस आप जुड़े रहिए हमारे छोटे से चैनल के माध्यम से। ठीक, ये हम बताएंगे। उसके बाद जिस त्रिकोणमिति पढ़ के आते हैं उन पे शाब्दिक प्रश्न रहते हैं। अभी हमने बताया ना वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन आपके लिए बहुत डिफिकल्ट है, तो वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन रहते हैं, यानी आपके लिए जो त्रिकोणमिति पढ़ के आते हैं उनके लिए वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन रहते हैं। तो वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन हम करेंगे त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में। भैया अनुप्रयोग आगे मीटर गया, कोई दिक्कत नहीं। तो आगे वाले जो क्वेश्चन है उनकी ये बात करेंगे वो त्रिकोणमिति के अगला क्वेश्चन है जो त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग।
त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में हम बात करेंगे कि जैसे कोई एंगल बनता है, तो कोई जैसे उन्नयन कोण अवनमन कोण, तो कोई उन्नयन कोण 30 अंश है, उसके बाद मीनार की ऊंचाई इतना है, तो वहां से भवन से मीनार की ऊंचाई क्या, तो इसी प्रकार के क्वेश्चन बनाए जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग पढ़ेंगे तो यहाँ उन्नयन कोण अवनमन कोण के बारे में बात करेंगे और डिस्टेंस निकालना सीखेंगे, कैसे निकालेंगे वो हम इस चैप्टर में देखेंगे, ठीक है। तो आप लोग जुड़े रहिए बस हमारे छोटे चैनल के माध्यम से। तो उसके बाद करते हैं व्रत। व्रत में कुछ नहीं भैया, एक व्रत बनाया जाएगा, उसका कोई एंगल दे दिया जाएगा, कहेंगे ये एंगल इतना है, एबीसी ये इतना है, तो सी भी एक याद कीजिए, या फिर कोई एंगल देकर के आपका एंगल निकलवाया जा सकता है, ठीक है बस। तो व्रत भी आपको कोई डिफिकल्ट नहीं है, इसमें कोण के बारे में कुछ प्रमेय इसमें है, कुछ प्रमेय त्रिभुज में है, तो इन तीनों प्रमेय को हम तैयार करके चलेंगे। अगर आप क्लास 9 में व्रत त्रिभुज पढ़ के आते हैं तो यहाँ क्लास 10 में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, कोई समस्या नहीं होगी, ठीक। अगर जो समस्या होगी बस आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए कमेंट कर दीजिए, हम आपके समस्या का समाधान करने के लिए तत्पर प्रयास करते रहेंगे, कोई समस्या फिर नहीं होगी, ठीक। उसके बाद करते हैं व्रत। तो इसके बाद हमारे भैया, अगर आप लोगों को व्रत यहाँ समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी है, यहाँ वृत्त संबंधित क्षेत्रफल, यहाँ क्या पढ़ना है, वृत्त संबंधित क्षेत्रफल। जैसे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला, वृत्त का परिधि क्या होती है, ठीक है। तो आप लोग क्लास पहले छोटे क्लास में पढ़ के आ गए हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो वृत्त के परिधि क्या होती है इसको बारे में डिस्कस करेंगे, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है वृत्त से संबंधित, जैसे दीर्घ वृत्त क्या होता है, लघु वृत्तखंड क्या होता है, दीर्घ वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड क्या होता है, ठीक। तो हम जब ये चैप्टर लेकर आएंगे उस चैप्टर में हम बढ़िया अच्छे से डिस्कस करेंगे, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक। तो दीर्घ वृत्तखंड क्या होता है, लघु वृत्तखंड क्या होता है, इसके बारे में देखेंगे, कोई दिक्कत होने वाली नहीं। उसके बाद कहते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन, ठीक। इसमें आपको दीर्घ वृत्तखंड का फार्मूला है क्या होता है, तो देख लीजिएगा, ठीक। पाई आर स्क्वायर थीटा त्रिज्यखंड का है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, ये त्रिज्यखंड का फार्मूला है, ठीक है। और दीर्घ वृत्तखंड का आएगा तो हम सारा डिस्कस कराएंगे जब चैप्टर लेकर आएंगे, अब देख लीजिएगा। अगर नहीं है तो आप अपने बुक में देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। उसके अगला चैप्टर 12 नंबर चैप्टर हमारे पास है पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन। क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन। इसमें जितने भी हम जहाँ क्लास 9 से जो पढ़ के आए हैं सेम उसी तरह आपका है। इसमें क्या होता है, वहां हम डायरेक्ट एक जैसे हमारे पास शंकु दे रखा था, ठीक, और गोला दे रखा रहता था, तो हम डायरेक्ट शंकु गोला का ज्ञात करते थे। लेकिन हमारे पास दे दिया जाएगा कि इस तरह गोला में एक शंकु बना दिया जाएगा और कहेंगे इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है। तो ये हमारे पास शंकु भी है और गोला भी है, अर्धगोला भी है और शंकु भी है, तो इस प्रकार आपसे ज्ञात करवाया जा सकता है, ठीक। तो यानी आपको 2-3 आकृति को मिला करके संयोजन से एक नई कोई आकृति बनवाई जाएगी और उस आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर आयतन ज्ञात करवाया जा सकता है, कोई दिक्कत होने वाली नहीं, ठीक है। बस आप देख लीजिएगा, इसी प्रकार का बनाया जाए, ये खिलौना बन गया, ठीक, या फिर कुछ और बनवाया जा सकता है, या फिर आपका छोटे छोटे गोलियों को मिला करके कुछ बनवाया जा सकता है, उसी प्रकार क्वेश्चन रहने वाले हैं, कोई दिक्कत होने वाली नहीं, ठीक। बस आप देख लीजिए, इसमें फार्मूला तैयार करना, जितना भी इसमें मेंसुरेशन के फार्मूले सब डिस्कस करेंगे। पहला हमारा जो सेशन होगा, पहले हम कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, फार्मूले के बारे में बात करेंगे उस चैप्टर के, और उसके बाद जितने भी डॉक्टर मनोहर रेज एनसीईआरटी प्लस क्वेश्चन जितने भी रहने वाले इंपॉर्टेंट एग्जांपल रहने वाले उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। मैथ की सेशन जो होगी रेगुलर होगी, कोई दिक्कत होने वाली नहीं, ठीक। आप बस हमारे चैनल के माध्यम से जुड़ जाइएगा बस, ठीक। उसका बात करें अगला चैप्टर, बहुत इजी चैप्टर है सांख्यिकी। इसमें कुछ नहीं, बहुत बच्चों को बहुत प्रिय चैप्टर लगता है, बहुत बच्चों को बहुत कठिन लगता है, क्योंकि इसमें जो गणना है, गणना जिसको आता है उसके लिए सहज है और जिसको गणना में दिक्कत है उसके लिए कठिन है। तो इसमें हम सांख्यिकी में बात करें तो इसमें 3 ही चीज है, माध्य है, ठीक। आप पढ़ के आते हैं, 1 मिनट रुक जाइए भैया। इसमें क्या है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ी क्षमा चाहूंगा कि आप लोगों के लिए थोड़ा सा असुविधा हुई, तो कोई दिक्कत नहीं, बस हम जुड़े रहेंगे, बस कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बस देखिए हम क्या बात कर रहे थे कि हाँ सांख्यिकी में ना, तो सांख्यिकी में बात कर रहे थे कि माध्य, इसमें हम बात करेंगे माध्य के बारे में, ठीक। उसके माध्यिका के बारे में बात करेंगे, किसके बारे में, माध्यिका के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद बात करेंगे बहुलक के बारे में, ठीक। तो हमारे पास 3 ही चीज है, एक नंबर 1 माध्य है, नंबर 2 माध्यिका है, नंबर 3 बहुलक है। इसको ज्ञात करने के जो फार्मूले हैं उस फार्मूले के बारे में डिस्कस करेंगे, निकालना सीखेंगे। और भैया क्वेश्चन जितने भी बता दें, अगर आप अपने आप से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मैथ आपको आने वाला नहीं है, बस दिक्कत ही आपको होगी, ठीक। तो हम बता दे रहे हैं, क्वेश्चन आपको हम कराते रहेंगे, कोई दिक्कत। उसको भैया प्रायिकता के बारे में बात करेंगे। तो प्रायिकता में कौन कौन से टॉपिक है, आप लोगों को पहले से प्रायिकता क्लास 8 से पढ़ के आओगे, 9th में नहीं रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो प्रायिकता में हम बात करते हैं, नंबर 1 है सिक्का,
ए भैया एक सिक्का उछाला जाता है, पटाने की प्रायिकता बताइए। नंबर एक सिक्का आएगा, ताश आएगा, ठीक, पासा आएगा, पासा उछाला जाता है, ठीक, गेंदे आएंगी, लीप वर्स आएगा, ठीक, और बच्चे की जन्म उन्म से आगे मान लो डीप में आ सकता है तो आ सकता नहीं, तो इतना ही आपके लोगों के लिए तत्पर है, कोई दिक्कत होने वाली है, ठीक। तो यानी आप लोगों के लिए इतना ही पूछा जा सकता है। उसके बात करें अब इतना हमारे लिए जो क्लास, ये हमारे क्लास 10th का पाठ्यक्रम था। तो नया पाठ्यक्रम था, यानी नया नहीं, हर साल यही रहता। कोविड के बाद जो था उसमें थोड़ा चेंजेस हुआ है, कोविड के बाद से। तो इसमें जितना है, तो ये पिछले साल भी थे, ये अब की साल भी कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं होगा, ठीक। तो बस यही पाठ्यक्रम है। इस पाठ्यक्रम के पे हम आधारित, सारे पाठ्यक्रम के आधारित जितने भी हम कॉन्सेप्ट रहने वाले हैं, एक एक चैप्टर के साथ क्लियर करेंगे, प्लेलिस्ट भी बना देंगे 2025 से 2026, यानी 2025-2026 का मैथ, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस और इंग्लिश का हम एक प्लेलिस्ट भी चलाएंगे इसी छोटे चैनल के माध्यम से। बस आप लोग जुड़े रहिएगा, कहीं छोड़ के मत जाइएगा हमको, और हम आपको कहीं छोड़ के नहीं जाएंगे, बस आप जुड़े रहिएगा, ठीक है। तो उसमें हम बात करते हैं, हम आज कल से हम आपका ये सेशन आज इतना होने वाला है। अगला हम सेशन लेंगे इंग्लिश का सिलेबस अभी लेकर आ रहे हैं, इंग्लिश और साइंस, ठीक, और सोशल साइंस, ठीक, और मैथ, हिंदी के तो हो ही गया, हिंदी कल से क्लासेस चालू हो जाएंगी। उसके बाद आपका जो मैथ है, मैथ का अगला चैप्टर हम लेकर आएंगे। कल से मैथ के डेली सेशन होंगे, ठीक है। मैथ का जो डेली सेशन होगा इसके लिए हम प्रयास करते रहेंगे। कल से वास्तविक संख्या के क्लासेस चालू होने वाली है। जो बच्चे नए आ रहे हैं जुड़ जाइए, ठीक, क्योंकि शुरुआत से मेहनत करते चलिए। पेपर के एक दिन पहले सब कोई पढ़ता है, पेपर के एक दिन पहले सब कोई पढ़ता है, लेकिन आप लोगों को शुरुआत से मेहनत करने चलना है, कोई दिक्कत होने वाली है, ठीक। सपने उन्हीं के सच होते हैं, सपने उन्हीं के सच होते हैं जिनके सपनों में जान होता है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होता है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होता है। जो समस्या हो, आप हमारे समस्या समाधान के पाने के लिए हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, हम आपके समस्या का समाधान कराने के लिए तत्पर प्रयास करते रहेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगले सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।